Hey everyone, welcome to ProPCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ProPCS के इस नए वीडियो में और आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आप भी MPPSC साइंटिफिक ऑफिसर एग्जामिनेशन बायोलॉजी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसका एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है ऑन 22 November एज पर द ऑफिशियल MPPSC notification. So for everyone who's watching the video or any video under ProPCS channel for the very first time, this information is for you. Under this series named Pragyan series over our channel ProPCS, we are offering free of cost video content for part B of scientific officer biology. जो scientific officer biology है उसका जो part B subject specific syllabus है उसके हर एक एस्पेक्ट को हम कवर कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से। एंड आज उसी सीरीज का क्लास 18 हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। यदि आप पहली बार ProPCS चैनल के अंडर प्रज्ञान सीरीज के अंडर कोई वीडियो देख रहे हैं सो मेरा आपसे आग्रह है, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच वन ऑफ यू ऑल कि प्लीज आप पहले जो प्रीवियस क्लासेस हैं उन्हें पढ़ें और उस प्रीवियस 17 क्लासेस को देखने के बाद ही क्लास 18 पर आए ताकि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ पाए। ओके, इसके साथ साथ मैं एक और डिस्क्रिप्शन आपको देना चाहूंगी कि सीरीज के अंदर पहले हम थ्योरी कवर करते हैं और उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। तो क्लास 17 में हमने बायोलॉजिकल एविडेंस, सलाइवा एंड टिश्यूज, बोन और टीथ को कवर किया था और आज की क्लास में हम उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाले हैं। ओके, ऑलराइट। सो उससे पहले एक क्विक इंट्रोडक्शन कि कैसे आप इस सीरीज तक पहुंच सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको समझ भी नहीं आ रहा कि बाकी की क्लास कैसे मिलेगी, राइट। तो ये ProPCS यूट्यूब चैनल है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये होम पेज है ProPCS का, ठीक है। तो आपको सर्च करना है यूट्यूब पर ProPCS। जैसे आप जाएंगे आपको ऐसा दिखेगा वीडियो, शॉर्ट्स एंड प्लेलिस्ट। तो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको ये MPPSC साइंटिफिक ऑफिसर प्लेलिस्ट दिख रही है, राइट। तो आपको जैसे आप व्यू फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे ये सारी क्लासेस आपको दिख जाएंगी, ठीक है। क्लास 1, ये देखिए यहाँ पे क्लास 4 प्रीवियस क्लासेस भी यहाँ पर दिख रही हैं। दिस इज क्लास 1, ठीक है। फिर क्लास 2 ऐसे करके आज की क्लास जो है वो क्लास 18 है, ठीक है। तो पहले आप सारी क्लासेस एक बार देख लीजिए। आप प्ले ऑल पे क्लिक करेंगे तो 1 बाय 1 सारी क्लासेस इन सीक्वेंस प्ले हो जाएंगी। तो जिन सभी को भी अभी तक डाउट था कि कैसे सारी क्लासेस देखें, आई होप ये यहाँ से क्लियर हो गया होगा, राइट। इसके अलावा आप में से बहुत सारे लोग नोट्स भी लेना चाहते हैं, तो उसमें भी कई लोगों को बहुत समस्या आ रही है कि मैम नोट्स आखिर परचेज कैसे करने। तो ये अभी यूनिट 1 के नोट्स हम आपके लिए अवेलेबल है हमारे प्लेटफॉर्म पर। तो आपको टेलीग्राम के माध्यम से ये अवेल आप कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट यूनिट के सभी टॉपिक्स जो यूनिट्स हम प्रोवाइड जो आपको नोट्स हम प्रोवाइड करें उसमें अवेलेबल है एंड इट इज जस्ट अवेलेबल एट ₹100। आपको करना कैसे है, आपको टेलीग्राम का ये जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जैसे इस लिंक को क्लिक करेंगे आपको सेंड मैसेज में जाना है और यू हैव टू राइट यूनिट 1 नोट्स। ओके, नाउ थैंक यू सो मच टू ईच वन ऑफ यू ऑल जिन्हें नोट्स परचेज किए। आपके बहुत 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 अच्छे फीडबैक हमें रिसीव हुए हैं और आप सबको जो कंटेंट है वो बहुत पसंद आ रहा है। आप सभी कमेंट्स भी करते हैं और बताते हैं कि कंटेंट आपके लिए कितना हेल्पफुल है। इसके साथ साथ टेलीग्राम पर भी आपके बहुत ढेर सारे मैसेजेस आ रहे हैं। आप नोट्स को पसंद करें उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड सुनकर, पढ़कर, देखकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि ये जो कंटेंट आप जिस उद्देश्य से बनाया जा रहा है वो उद्देश्य ये पूरा कर पा रहा है, यानी आप सभी को पढ़ाई में ये बहुत मदद कर रहा है। सो इट्स नॉट अ कंपल्शन कि आपको ये नोट्स लेने ही लेने हैं, ठीक है। हम पूरा सिलेबस कवर करें, लेकिन अगर आप चाहते हैं रिविजन के लिए, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो नोट्स जो है वो आपके रिविजन में आपको हेल्प करेंगे। ओके, तो अगर आप चाहें तो आप ले सकते हैं। देयर इज नो कंपल्शन कि नहीं नोट्स लेने ही लेने हैं। कैसे लेने हैं वो मैंने आपको बता दिया। ओके, ऑलराइट। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास मैं आपको नोट्स का सैंपल भी दिखा दूंगी और नहीं दिखा पाई तो क्लास 17 और क्लास 16 में मैंने नोट्स का सैंपल PDF जो कि 8 पेजेस का है वो दिखाया हुआ है, तो आप उसको देखकर भी समझ सकते हैं नोट्स कैसे हैं। ओके, तो कैसे परचेज करना वो प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं सलाइवा, टिश्यू एंड बोन। जो ये हमने प्रीवियस क्लास में हमने सीमन कवर किया था, ठीक है, एंड ब्लड कवर किया था एज बायोलॉजिकल एविडेंसेस। आज की क्लास में, पिछली क्लास में हमने सलाइवा, टिश्यू एंड बोन को पढ़ा था एज बायोलॉजिकल एविडेंसेस और आज की क्लास में हम उन पर बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है।
ओके तो आई बिलीव ऑल माई चैंपियंस आर सुपर रेडी एंड प्लीज वन मोर हम्बल रिक्वेस्ट कि आपके जो भी फीडबैक है जैसे आप टेलीग्राम में मुझे देते हैं प्लीज आप कमेंट्स के माध्यम से भी मुझे दीजिए ताकि आपके जैसे बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं ना जो बिलीव किसी भी कंटेंट पे तभी कर पाते हैं जब उनको उसमें काफी ढेर सारे कमेंट्स दिखते हैं ओके वो ट्राई भी नहीं करते हैं कि एक कंटेंट कितना अच्छा और कितना बेनिफिशियल उनके लिए हो सकता है तो प्लीज शो योर सपोर्ट जितना प्यार आप मुझे टेलीग्राम पर देते हैं उतना ही प्यार की अपेक्षा आप सभी से कमेंट्स बॉक्स में भी है ठीक है अगर आपको पसंद आ रहा है आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू पुट अ कमेंट देयर राइट अगर आप पसंद करें या आप सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज कमेंट्स में भी अपना जो सपोर्ट है वो शेयर कीजिए आपका बहुत सारा प्यार जैसे मुझे टेलीग्राम पर मिल रहा है मैं चाहती हूँ आप उसी अपने अनुभवों को कमेंट्स के माध्यम से भी साझा करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें आपके जितने फ्रेंड्स भी साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी की प्रिपरेशन करें उन तक भी ये कंटेंट पहुंचाएं ताकि उनकी भी हेल्प हो सके ओके ऑलराइट तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सलाइवा इज मोस्ट कॉमनली टारगेटेड इन प्रिजम्पटिव फॉरेंसिक टेस्ट्स फॉर सलाइवा डिटेक्शन यानी जब आप सलाइवा का डिटेक्शन करते हैं तो इनमें से कौन सा ऐसा टेस्ट है जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है एज अ प्रिजम्पटिव फॉरेंसिक टेस्ट ठीक है कि जो गिवन सैंपल है यहाँ पे पूछा ये जा रहा है कि भाई कैसे पता चलेगा कौन सा ऐसा टेस्ट है जिससे हम ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि जो गिवन सैंपल है वो सलाइवा है आपको समझ में आया क्वेश्चन कि गिवन सैंपल इज सलाइवा ये कौन से प्रिजम्पटिव टेस्ट से तय होता है प्रिजम्पटिव टेस्ट कंफर्मेटरी नेचर के नहीं होते हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्रिजम्पटिव टेस्ट है वो सिर्फ अनुमान लगाते हैं उनके माध्यम से हम कि ये जो सैंपल है वो क्या है राइट देन उसके बाद वी परफॉर्म अ कंफर्मेटरी टेस्ट टू फाइनलाइज और टू कंफर्म कि हाँ जो हमने अज्यूम किया था ये सैंपल वही है आर यू गेटिंग इट राइट सो वी हैव फोर ऑप्शंस व्हिच कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सलाइवा तो भाई गिवन सैंपल सलाइवा है ये पता करने के लिए हम कोई टेस्ट लगाते हैं किस टाइप का टेस्ट प्रिजम्पटिव टाइप का टेस्ट लेकिन आपसे क्वेश्चन पता है क्या पूछा है आपसे टेस्ट का नाम नहीं पूछा है आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये जो प्रिजम्पटिव टेस्ट आप लगाते हो उसमें सलाइवा में जो सलाइवा के कंपोनेंट्स होते हैं उनमें से इनमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो टारगेट किया जाता है मतलब प्रिजम्पटिव टेस्ट एक्चुअली में उस कंपोनेंट को ढूंढता है अगर वो कंपोनेंट मिल गया तो मतलब सलाइवा है आपको समझ में आ रहा है ठीक है कि भाई सलाइवा डिटेक्ट करने के लिए आप प्रिजम्पटिव टेस्ट तो लगा रहे हो लेकिन पूछ रहा है विच कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सलाइवा इज मोस्ट कॉमनली टारगेटेड लेकिन सलाइवा का ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो ऐसा कौन सा घटक है जिसको लक्ष्य बनाकर ये पता लगाया जाता है कि अगर ये घटक मौजूद है सैंपल में तो ये सलाइवा है आपको समझ में आया तो आपके पास चार ऑप्शंस है म्यूसिन सिक्रेटरी आईजीए अल्फा माइलेज और एल्ब्यूमिन देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है जिन लोगों ने क्लास 17 पढ़ी है उनके लिए तो बेहद आसान है और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अल्फा अमाइलेज जिसको आप टाइलिन भी कहते हैं ठीक है ये आपको याद रखना है टाइलिन या अल्फा अमाइलेज तो आपके पास जो सैंपल है ठीक है अब प्रिजम्पटिव टेस्ट याद रखने हैं हमको स्टार्च आयोडीन टेस्ट फाडेबास टेस्ट सेलीजेई टेस्ट हमने पढ़ा था पिछली क्लास में तो ये सारे प्रिजम्पटिव टेस्ट हैं ये सारे के सारे टेस्ट बेसिकली क्या डिटेक्ट करते हैं आपका अल्फा अमाइलेज की एक्टिविटी ठीक है ऑलराइट तो अगर हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स की बात करें या म्यूसिन की बात करें तो ये होते हैं ठीक है लेकिन स्क्रीनिंग के लिए इनको ज्यादा टारगेट नहीं किया जाता हमने टेबल के माध्यम से उसको पढ़ा था इफ यू रिमेंबर राइट ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी अल्फा माइलेज ठीक है चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं विद द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग फॉरेंसिक एग्जामिनेशन अ स्टेन गिव्स अ पॉजिटिव फाडेबास रिएक्शन बट अ नेगेटिव आरएसआईडी सलाइवा टेस्ट तो भाई फाडेबास रिएक्शन जो है वो प्रिजम्पटिव टेस्ट है सबसे पहले समझ लीजिए ठीक है बट अ नेगेटिव आरएसआईडी सलाइवा टेस्ट जो है वो कंफर्मेटरी है इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में ही आप परेशान होंगे ठीक है बहुत सिंपल कॉम्पोजिशन के क्वेश्चंस आपको परेशान नहीं करेंगे अगर आपने थोड़ा भी ध्यान से पढ़ लिया तो ठीक है आपसे बोल रहे हैं कि भाई पहला जो टेस्ट हमने लगाया वो एक प्रिजम्पटिव टेस्ट लगाया दैट वाज फाडेबास इन दिस क्वेश्चन ठीक है तो हमने एक प्रिजम्पटिव टेस्ट लगाया स्टेप नंबर 1 में और स्टेप नंबर 2 में हमने कंफर्मेटरी टेस्ट लगाया जो प्रिजम्पटिव टेस्ट हमने यानी फाडेबास रिएक्शन लगाया तो वो पॉजिटिव है ठीक है ऑलराइट लेकिन जो कंफर्मेटरी आरएसआईडी सलाइवा टेस्ट था वो नेगेटिव निकला ठीक है तो विच इंटरप्रिटेशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट तो ये अगर आपसे बताया गया कि भाई ये कंडीशन है तो इनमें से चार आपको इंटरप्रिटेशन दिए गए हैं ठीक है निष्कर्ष क्या होगा कि भाई जब प्रिजम्पटिव टेस्ट लगाया तो हमें करेक्ट मिला मतलब प्रिजम्पटिव टेस्ट जो है वो उसमें हमको पॉजिटिव रिजल्ट मिला सलाइवा हो सकता है लेकिन कंफर्मेटरी टेस्ट में पता चला कि नहीं नेगेटिव मिला कंफर्मेटरी टेस्ट ठीक है तो क्या हो सकता है निष्कर्ष उस पर बात की गई है दैट द ह्यूमन सलाइवा इज डेफिनेटली प्रेजेंट कि ह्यूमन सलाइवा नहीं ह्यूमन सलाइवा तो रहा ही होगा तभी
ही प्रिजम्पटिव निकला और कंफर्मेटरी नहीं, भाई ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर होता तो कंफर्मेटरी टेस्ट भी पॉजिटिव होता। द स्टेन मे कंटेन नॉन ह्यूमन अमाइलेज और अनदर अमाइलेज सोर्स, जो स्टेन है वो अमाइलेज का कोई दूसरा स्रोत हो सकता है, यानी जो सैंपल है ना उसमें अमाइलेज तो प्रेजेंट है, था अमाइलेज प्रेजेंट था, इसलिए प्रिजम्पटिव फार्डिबाज रिएक्शन आपको पॉजिटिव मिला, लेकिन ह्यूमन अमाइलेज था ये कंफर्म नहीं हुआ, क्योंकि कंफर्मेटरी टेस्ट जो है वो फेल कर गया। ठीक है, तो इसलिए ये जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भाई देखो फार्डिबाज टेस्ट जो है वो किसको डिटेक्ट करता है, अल्फा अमाइलेज को, टाइलिन की एक्टिविटी को डिटेक्ट करता है। तो अमाइलेज तो था, लेकिन आरएसआईडी जो कंफर्म करता है ह्यूमन सलाइवा को वो नेगेटिव आया, मतलब अमाइलेज था, लेकिन हो सकता है कि जो अमाइलेज है वो किसी नॉन ह्यूमन सोर्स से आया हो या किसी दूसरे अमाइलेज सोर्स से आया हो। आपको समझ में आया? तो ये इससे डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज मुझे बताइएगा, जहां समझ में आ रहा है वो भी मुझे बताइएगा प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which biological component of saliva serves as the primary source of DNA for the STR profiling? STR profiling के लिए आपके सलाइवा में डीएनए का मुख्य स्रोत क्या होता है? देखिए मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि बकल एपिथेलियल एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग इज, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हिंदी लैंग्वेज प्रेफर करते हैं विच इज वेरी गुड, तो उसमें होता क्या है कि हम इंग्लिश का ट्रांसलेशन करते हैं हिंदी। ठीक है, तो कभी कभी जो ट्रांसलेशन है वो बहुत, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि भाई अप्रोप्रिएट साइंटिफिक लैंग्वेज है, लेकिन तो जो एकदम क्लिष्ट हिंदी जैसे आप कहते हैं उसमें जब ट्रांसलेशन होता है तो कई बार हिंदी मीडियम वाले अभ्यर्थियों को समझने के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। इसलिए दो वे आर ट्रांसलेटिंग इन हिंदी, लेकिन कुछ जो साइंटिफिक टर्म्स है उनको हम एज इट इज रख रहे हैं। ठीक है, ओके, तो विच बायोलॉजिकल कंपोनेंट, इसीलिए ये बकल जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना वो उसी वजह से है। ठीक है, तो विच बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ सलाइवा सर्व्स एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ डीएनए फॉर एसटीआर प्रोफाइलिंग? जब हम एसटीआर प्रोफाइलिंग करते हैं तो कौन सा ऐसा सलाइवा का बायोलॉजिकल कंपोनेंट है जो प्राइमरी डीएनए सोर्स की तरह काम करता है? तो म्यूजिन, सलाइवरी एंजाइम्स या प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है, हमने पढ़ा था बकल एपिथेलियल सेल्स होती हैं। हमने पढ़ा था कि जो सलाइवा है उसको एक बायोलॉजिकल एविडेंस की तरह हम यूज ही इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे बकल एपिथेलियल सेल्स, डिमास्केटेड बकल एपिथेलियल सेल्स हमको मिलते हैं विच आर वेरी गुड सोर्स ऑफ डीएनए, राइट? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। A saliva stain has been recovered from a bite mark on the victim's arm. Which collection method is recommended to maximize DNA recovery? देखिए एक विक्टिम है, विक्टिम के आर्म पर एक बाइट मार्क प्राप्त हुआ। ठीक है, अब देखो बाइट मार्क से सलाइवा के स्टेन मिलेंगे, है ना, सलाइवा का स्टेन बाइट मार्क में है। अब हमको कौन सा कलेक्शन मेथड यहाँ पे यूज करना चाहिए जिससे डीएनए की रिकवरी सबसे ज्यादा हो, यानी जब ऐसी कौन सी संग्रह विधि का हम उपयोग करें जिससे हम अधिकतम मात्रा में डीएनए प्राप्त कर पाए? ड्राई कॉटन स्वैब यूज करेंगे या वेट स्टेराइल स्वैब यूज करेंगे फॉलोड बाय अ ड्राई स्टेराइल स्वैब, या वॉशिंग विद डिस्टिल्ड वाटर, या स्क्रैपिंग विद अ स्कैल्पल? यहाँ पे क्या आप कर सकते हैं ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए जब भी ऐसा होता है कि आपको सलाइवा का स्टेन है उसको आपने बाइट मार्क से रिकवर किया और आपको ऐसा कलेक्शन करे जिससे डीएनए रिकवरी ज्यादा हो, तो इसका जो करेक्ट मेथड होता है वो एक्चुअली डबल स्वैब टेक्निक होता है। क्या होता है? डबल स्वैब टेक्निक। अब आप मुझसे कहेंगे, एक दिन एक कमेंट आया था कि मैम ये इससे पहले जो इसका एग्जाम हुआ था उसमें इंटरव्यू हुआ था, तो फिर मैम ये क्वेश्चंस आपको कहाँ से मिलते हैं, पीवाईक्यूज आप कैसे कह पा रहे हैं, राइट? तो देखिए साइंटिफिक ऑफिसर का ये फर्स्ट एग्जामिनेशन नहीं है, इससे पहले भी एग्जामिनेशन हुआ है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे अदर स्टेट्स में भी एग्जामिनेशन होते हैं, सिर्फ हमारे स्टेट में ये एग्जामिनेशन साइंटिफिक ऑफिसर का नहीं होता, बहुत सारे अदर एजेंसीज भी साइंटिफिक ऑफिसर के एग्जामिनेशन कंडक्ट करती हैं। तो जो सिमिलर एग्जाम्स है आप उनके पीवाईक्यूज को भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सिमिलर एग्जाम विद सिमिलर सिलेबस, हो सकता है एग्जाम का नाम दूसरा हो लेकिन सिलेबस का पार्ट सेम हो, तो उस सिलेबस के पार्ट से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो भी एक प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है विद सिमिलर एग्जाम पैटर्न। ठीक है, ओके, तो ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन है या ऐसे क्वेश्चन है जो मोस्ट प्रॉब्ली पूछे जा सकते हैं। Okay, all right, now I have not set the paper, right, but this is on my research. अगर आप जितना रिसर्च करोगे उस पर बेस्ड अगर हम कंटेंट की बात करते हैं, सी अब ये भी हो सकता है ना, व्हेन वी टॉक अबाउट स्टडिंग, जब भी हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ने का सबसे सही तरीका ये है कि आप सिलेबस के हर एक पार्ट को कवर कीजिए,
अच्छे से उसका थ्योरी पढ़िए और उस पर क्वेश्चंस लगाइए, जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं सिमिलर एग्जाम्स में पूछे गए जितने क्वेश्चंस है, नॉट ओनली द सेम एग्जाम फ्रेम। ऐसा नहीं है कि अगर साइंटिफिक ऑफिसर है तो भाई साइंटिफिक ऑफिसर के ही हम पढ़ेंगे पीवाईक्यूज, नहीं, सिमिलर जितने भी एग्जामिनेशन कंडक्ट किए गए हैं सिमिलर एजेंसीज के द्वारा जिसमें सिमिलर सिलेबस पूछा गया उन पर बेस्ड क्वेश्चंस भी हमको लगाने चाहिए। दिस इज व्हाट माय एक्सपीरियंस सेज, ओके, यू मे नॉट अलाइन विद दिस बट दिस इज व्हाट माय एक्सपीरियंस एंड माय वे ऑफ स्टडीइंग सेज, ओके। तो आई होप ये आपको हेल्प कर रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा था कि कैसे आपको कौन से कलेक्शन मेथड को यूज करना चाहिए जिससे डीएनए रिकवरी ज्यादा हो। तो जो टेक्निक इस तरह के केसेस में हम यूज करते हैं इट इज कॉल्ड एज द डबल स्वैप टेक्निक, ठीक है। तो अगर आपको स्किन से सलाइवा निकालना है तो डबल स्वैप टेक्निक जो है वो उसको यूज किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि देखो डबल स्वैप मतलब पहले आपने वेट स्टेराइल स्वैप यूज करेंगे आप, ठीक है, और उसके बाद एक ड्राई स्टेराइल स्वैप यूज करेंगे, ठीक है। अब ऐसा क्यों करेंगे इस बात को हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी ट्रांसलेशन है इसलिए प्लीज आप इसे माइंड मत कीजिएगा, एक्यूरेट हिंदी टू हिंदी ट्रांसलेशन ये नहीं है, ओके, बट आपको समझाने का प्रयास किया है यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल गलत भी नहीं है। हिंदी स्टेराइल का यहाँ पे जो ट्रांसलेशन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आई होप ये समझ में आपको पर्याप्त आ रहा है, ठीक है, ओके। तो देखिए अब भाई वेट जो स्वैब होता है वो क्या करता है, तो जो वेट स्वैब होता है ना वो जो लूजेंट एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनको कलेक्ट कर लेता है, ठीक है, और जो रिमेनिंग मटेरियल है किसी भी प्रकार का जो बायोलॉजिकल फ्लूइड है वो आपके वेट स्वैब में एब्जॉर्ब हो जाएगा। समझ में आया आपको? जो एपिथेलियल सेल्स हैं लूज एपिथेलियल सेल्स वो आपके स्टेराइल स्वैब में वेट स्टेराइल स्वैब में आ जाएंगे और जो रिमेनिंग बायोलॉजिकल फ्लूइड है वो आपके ड्राई स्टेराइल स्वैब में आ जाएगा, ठीक है। सो इसीलिए डबल स्वैब टेक्निक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्रोक्सीमेटली व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन आर secretors capable of secreting ABO blood group antigens into the saliva? We have discussed this while we were covering the theory part, right? That what proportion of the human population are the secretors capable of secreting ABO blood group antigens into the saliva? मतलब मानव जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग सीक्रीटर होता है जो अपने सलाइवा में एबीओ ब्लड जो ग्रुप है उसका एंटीजन सीक्रीट करता है, ओके। तो ये हमने पढ़ा था, तो याद रखिएगा यहाँ पे FUT2 जीन होता है, FUT2 जीन है ना, जिसकी वजह से आप कह सकते हो जो अलाउ करता है एबीओ एंटीजन का सिक्रेशन। तो 80% ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन पोजेसेस दिस FUT2 जीन जो अलाउ करता है एबीओ ब्लड ग्रुप के एंटीजन का सिक्रेशन, ओके। सो दैट्स गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज कंसिडर्ड द मोस्ट स्पेसिफिक कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर ह्यूमन सलाइवा? अगर हम ह्यूमन सलाइवा के बारे में बात कर रहे हैं तो इनमें से कौन सा टेस्ट जो है वो सबसे ज्यादा आप प्रभावशाली कह सकते हैं माना जाता है ह्यूमन सलाइवा के कंफर्मेशन के लिए? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, ठीक है। तो भाई ये जो टेस्ट है याद रखेंगे कि ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का इस्तेमाल करती है अल्फा अमाइलेज के अगेंस्ट। ये याद रखना है आपको, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का इस्तेमाल किया जाता है किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द अल्फा अमाइलेज। भाई हमने ये पढ़ा है अल्फा अमाइलेज सीक्रेट करता है ना, तो ह्यूमन सलाइवा में ह्यूमन सलाइवरी अल्फा अमाइलेज के अगेंस्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का उपयोग किया जाता है। कौन से वाले टेस्ट में? RSID टेस्ट में इस्तेमाल किया जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ऑलराइट। एंड ये स्पेसिफिक है ह्यूमन सलाइवा के लिए, ये भी आपको याद रखना है, द RSID सलाइवा टेस्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which factor is most likely to reduce the success of DNA profiling from dried saliva stains? ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इनमें आपसे पूछ रहे हैं कि भाई इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो डीएनए प्रोफाइलिंग का सक्सेस कम कर देगा। यानी डीएनए प्रोफाइलिंग आप करोगे लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा अगर आप ड्राइड सलाइवा स्टेन से कर रहे हो, अगर इनमें से कुछ भी हो जाता है तो। यानी आपके डिटेक्शन को बहुत ज्यादा सक्सेसफुल कौन नहीं होने देगा अगर आप ड्राइड सलाइवा स्टेन से डीएनए प्रोफाइलिंग कर रहे हैं तो। अभी यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर आप ड्राइड सलाइवा स्टेन आपने लिया है और उससे आप डीएनए प्रोफाइलिंग कर रहे हैं तो इनमें से कौन सा फैक्टर ऐसा है जो सक्सेस को कम कर देगा। यानी आपकी प्रोफाइल डीएनए प्रोफाइलिंग आप जो कर रहे हो ड्राइड सलाइवा स्टेन से
किस इनमें से कौन सा फैक्टर अगर हो जाएगा तो आप उतना सक्सेसफुली वो नहीं कर पाओगे, ये पूछ रहा है एक्चुअली में, है ना। नॉट वाला क्वेश्चन है, ये लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, इसलिए मैं इतना डिस्कस कर रही हूँ। सो स्टोरेज इन पेपर एनवेलप, एयर ड्राइंग बिफोर पैकेजिंग, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू मॉइस्चर एंड हीट एंड इमीडिएट रेफ्रिजरेशन। अब देखो भाई क्या होता है कि मॉइस्चर और हीट ज्यादा एक्सपोज्ड अगर रहा बहुत ज्यादा देर के लिए, ठीक है, तो भाई अगर हीट के लिए रहेगा तो बहुत ज्यादा एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन हो जाएगा, है ना, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन, है ना, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन हो जाएगा अगर किसके टुवर्ड्स एक्सपोज रहेगा ज्यादा देर तक, हीट। और मैम मॉइस्चर तो हमको पता है कि माइक्रोब्स का फेवरेट है, तो मॉइस्चर आया तो माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ जाएगी, माइक्रोबियल ग्रोथ बहुत ज्यादा होने लगेगी, ठीक है। और राइट, और अगर ये दोनों ही चीजें होंगी मैम तो क्या होगा मैम, डीएनए कैसा हो जाएगा, डीएनए खुश रहेगा क्या, नहीं, डीएनए डैमेज हो जाएगा। तो अगर डीएनए डैमेज होगा कब, अगर हीट ज्यादा है, लॉन्ग एक्सपोजर टू प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू हीट से एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन होगा, मॉइस्चर ज्यादा देर रहेगा तो भाई माइक्रोबियल ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी और दोनों ही केसेस में डीएनए डैमेज हो जाएगा। इसीलिए प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू मॉइस्चर एंड हीट आपके डीएनए प्रोफाइलिंग का जो सक्सेस रेट है उसको कम कर देगी अगर आपका स्टेन ड्राइड सलाइवा स्टेन है तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाई शुड मॉइस्ट सलाइवा सैंपल्स नॉट be packaged in plastic bags immediately after collection? Now the question is not about the dried saliva stains, आपसे पूछ रहे कि जो moist saliva stains हैं उनको हम डायरेक्टली प्लास्टिक बैग में क्यों नहीं पैक कर सकते, ठीक है। तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, प्लास्टिक एब्जॉर्ब्स डीएनए, प्लास्टिक डिस्ट्रॉयज अल्फा माइलेज, मॉइस्चर रिटेंशन प्रमोट्स माइक्रोबियल ग्रोथ एंड डीएनए डिग्रेडेशन, प्लास्टिक रिएक्ट्स केमिकली विद सलाइवा। देखो यहाँ पर भी बहुत सिंपल सी बात है कि भाई प्लास्टिक जो है वो मॉइस्चर को ट्रैप करने का काम करता है ना। अगर आप प्लास्टिक के बारे में बात करो, आप प्लास्टिक पैकेजिंग में कुछ भी रख दोगे तो मॉइस्चर ट्रैप हो जाता है ना। ऑलराइट, इससे जो माइक्रोबियल ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो डेफिनेट सी बात है कि आप अगर वेट मॉइस्ट सलाइवा सैंपल्स भी ले रहे हैं तो आपको डायरेक्टली प्लास्टिक बैग्स में नहीं रखना चाहिए, बिकॉज मॉइस्चर जो है वो माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रमोट करता है, ठीक है। यहां तक अगर आपको ऑप्शन होता तो ये भी करेक्ट होता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which enzyme hydrolyzes starch into maltose and dextrins, forming the basis of several saliva detection test? आपसे पूछा गया कि कौन सा ऐसा एंजाइम है जो स्टार्च को हाइड्रोलाइज करता है into maltose and dextrins, forming the basis of several saliva detection test। अलग अलग प्रकार के जो saliva detection tests होते हैं उनको हाइड्रोलाइज एक्चुअली कौन सा एंजाइम करता है जो आपके सलाइवा में है, ठीक है, किसमें, मोल्टोज और डेक्स्ट्रिन में। जो आप यहाँ समझ लीजिए कि जो स्टार्च होता है, स्टार्च को कौन सा एंजाइम हाइड्रोलाइज कर देता है और क्या बना देता है, मोल्टोज और डेक्स्ट्रिन, ये पूछ रहे हैं आपसे। तो सीधा सा आंसर है अल्फा माइलेज, क्योंकि यही बहुत सारे सलाइवा डिटेक्शन टेस्ट का क्या बनता है, बेसिस बनता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है मैम, ये हमको बहुत इजीली पता है, अब हमने ये थ्योरी में भी पढ़ा था, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन, which sequence correctly represents the laboratory workflow for DNA analysis of saliva evidence? अगर आपको लैब में काम करना है किसके साथ, आपके सलाइवा एविडेंस के साथ, और आप क्या देखना चाहते हो, उसका डीएनए एनालाइज करना चाहते हो, तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है, करेक्ट सीक्वेंस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि होगा क्या, है ना। अगर आपको डीएनए एनालिसिस करना है आपके सलाइवा एविडेंस को लेके तो क्या होगा, सबसे पहले हमको ये समझ लेना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो बकल एपिथेलियल सेल्स होंगी, आपको पता है कि बकल एपिथेलियल सेल्स ही डीएनए का सोर्स है, उनसे हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसका क्वांटिफिकेशन करेंगे, क्वांटिफिकेशन जहां पर भी आता है डीएनए का वहां पे भाई पीसीआर आता है कि नहीं आता है, बताइए। तो पीसीआर से पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डीएनए का क्वांटिफिकेशन, ठीक है। तो भाई क्वांटिफिकेशन हमने किया, क्वांटिफिकेशन करने के लिए हम करेंगे क्या मैडम, पीसीआर का इस्तेमाल करेंगे। फिर पीसीआर जैसे हो जाएगा फिर पीसीआर एम्प्लीफिकेशन करेंगे एसटीआर लोकाई का, तो एसटीआर एनालिसिस हो जाएगा। उसके बाद कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस एसटीआर एनालिसिस होगा, एंड देन हम क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे जो हमारे रेफरेंस सैंपल्स हैं उनसे, ठीक है। तो हमारे पास क्या करेक्ट ऑप्शन हो गया भाई, एक्सट्रैक्ट करना है, फिर क्वांटिफाई करना है, फिर एनालिसिस एसटीआर एनालिसिस करना है और फिर इंटरप्रेट करना है। तो कहां पर है ये सही सीक्वेंस, आपका ऑप्शन नंबर ए में। पहले आप बकल सेल्स से डीएनए एक्सट्रैक्ट करोगे, फिर डीएनए क्वांटिफिकेशन होगा,
पीसीआर एम्पलीफिकेशन होगा एसटीआर लोकाई का, फिर एसटीआर का एनालिसिस होगा, ठीक है, और उसके बाद इंटरप्रिटेशन और कंपैरिजन होगा आपके सैंपल्स जो रेफरेंसेस हैं आपके पास उससे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई फॉर्मेलिन फिक्स्ड टिश्यू इज जनरली नॉट प्रेफर्ड फॉर फॉरेंसिक डीएनए एनालिसिस। आपको फॉरेंसिक डीएनए का एनालिसिस करना है, लेकिन हम फॉर्मेलिन को फिक्स कर एज ए फिक्सर यूज नहीं करेंगे, ठीक है। फॉर्मेलिन फिक्स्ड टिश्यूज जो हैं उनको यूज क्यों नहीं किया जाता फॉरेंसिक डीएनए एनालिसिस के लिए, ये पूछ रहे हैं आपसे सिंपल भाषा में, ठीक है। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो बेस्ट एक्सप्लेन करता है कि भाई फॉर्मेलिन फिक्स्ड टिश्यू को क्यों इस्तेमाल नहीं करते फॉरेंसिक डीएनए एनालिसिस में। तो भाई फॉर्मेलिन पूरे सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, क्या ये डीएनए को कंप्लीटली डिसॉल्व कर देता है, या फॉर्मेल्डिहाइड कॉजेस प्रोटीन डीएनए क्रॉस लिंकिंग मेकिंग द डीएनए एक्सट्रैक्शन एंड एम्प्लीफिकेशन डिफिकल्ट और इट रिमूव सेल्स न्यूक्लियाई। इसमें क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मेलिन की अगर आप बात करते हैं तो फॉर्मेलिन प्रिजर्व कैसे करता है, पहले आपको ये समझना जरूरी है। तो ये मिथाइलिन ब्रिज बना देता है किसके किसके बीच में, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बीच में, ठीक है। ओके, तो आप यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा कि फॉर्मेल्डिहाइड जो प्रोटेक्शन का काम करता है वो इसी मेथड से करता है, प्रोटीन डीएनए क्रॉस लिंकिंग, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझिए कि क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड की वजह से प्रोटीन डीएनए की क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, इसी वजह से जो डीएनए एक्सट्रैक्शन है और एम्प्लीफिकेशन है वो डिफिकल्ट हो जाता है, और इसीलिए इसको डीएनए एनालिसिस के लिए इसका फिक्सेशन इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो फिर किसका किया जाता है? आप या तो फ्रेश सैंपल ले लो, ठीक है, या तो फ्रोजन टिश्यूज ले लो। ओके, फ्रेश और फ्रोजन टिश्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है या प्रेफर किए जाते हैं फॉरेंसिक डीएनए एनालिसिस के लिए टिश्यूज के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन अ टिश्यू सेक्शन शोज क्लोजली पैक्ड सेल्स रेस्टिंग ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन विद ऑलमोस्ट नो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, व्हिच टिश्यू इज मोस्ट लाइकली टू बी प्रेजेंट। आपसे सीधे सीधे आपको कैरेक्टर दे दिए, टाइटली पैक्ड, ठीक है, कोई स्पेस नहीं, रेस्टिंग ऑन अ बेसमेंट, बेसमेंट मेम्ब्रेन आ गया तो आपको सोचना भी नहीं है, आपके पास सीधे आंसर हो जाएगा एपिथेलियल टिश्यू, राइट। नो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ओके, क्लोजली पैक्ड सेल्स एंड रेस्टिंग ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो इसमें आपको सेकंड जो थॉट है वो देना ही नहीं है, ठीक है। तो आपकी बॉडी के जितने इंटरनल लाइनिंग्स हैं, आपके स्किन है, आपका जो ओरल कैविटी है, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको एपिथेलियल टिश्यूज डिटेक्ट होते हैं, ठीक है। चलो, now which histological stain is considered the gold standard for routine examination of tissue sections? ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। ऑलराइट, तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, दैट विच हिस्टोलॉजिकल स्टेन इज कंसीडर्ड एज द गोल्ड स्टैंडर्ड, अगर आपको टिश्यू सेक्शन की टिश्यू सेक्शंस को एग्जामिन करना है तो आपके पास चार ऑप्शंस है, पीएएस, प्रशियन हिमेटोजाइलिन, एनियोजिन, एचई जिसे कहते हैं, एंड सुडान ब्लैक भी। तो आपसे पूछा गया है कि अगर आपको स्टेन का इस्तेमाल करना है, यहाँ पे प्लीज गोल्ड स्टैंडर्ड से आप कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। आप कह सकते हैं कि अगर आपको टिश्यू सेक्शन का एग्जामिनेशन करना है तो सबसे बेहतर स्टेन, ऐसे भी पूछा जा सकता है, हिस्टोलॉजिकल स्टडी के लिए सबसे बेहतर जो स्टेन होता है वो कौन सा होता है, तो आप समझिएगा दैट इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हिमेटोजाइलिन एंड इयोसिन, ठीक है। तो अगर हिमेटोजाइलिन की आप बात करते हैं तो ये भाई याद रखेंगे कि जो न्यूक्लियाई है इसको ब्लू पर्पल कर देता है, ये इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। तो ब्लू पर्पल कर देता है कि आपका हिमेटोजाइलिन किसको, न्यूक्लियाई को, और इयोसिन जो है वो साइटोप्लाज्म और कनेक्टिव टिश्यूज को पिंक कर देता है, ठीक है। और कनेक्टिव टिश्यूज को ये क्या कर देता है, पिंक कर देता है, ठीक है। तो टिश्यू का जो आप कह सकते हो स्ट्रक्चर है या टिश्यू का आर्किटेक्चर है वो प्रॉपरली समझ में आने लगता है, ठीक है। तो हेमेटोजाइलिन और इयोसिन का इस्तेमाल किया जाता है, हेमेटोजाइलिन न्यूक्लियाई को ब्लू पर्पल कर देगा और साइटोप्लाज्म को पिंक कर देगा, और कनेक्टिव टिश्यूज को भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट वांट्स टू एस्टिमेट द एज ऑफ अ वुंड, which investigation provides the most reliable information? तो भाई एक फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट है
और वो क्या करना चाहते हैं कि एक वुंड है, एक घाव हो गया, उस वो कितनी देर पहले हुआ होगा, कब हुआ होगा, इसका अनुमान लगाना चाहते हैं। तो इसमें से क्या सबसे ज्यादा विश्वसनीय है, क्या करना सबसे ज्यादा आप कह सकते हो फायदेमंद है, और उनको एज पता करने में सबसे ज्यादा कौन मदद करेगा। तो देखो भाई, सिंपल सी बात है कि अगर आपको एज जाननी है तो सबसे ज्यादा अच्छा जो तरीका है वो हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन है। क्यों ऐसा है मैम? क्योंकि जब आप हिस्टोलॉजी करोगे तो जो जो भी चेंजेस हुए हैं ना, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस जो भी हुए हैं, वो आपको अच्छे से सब पता चल जाएंगे कि क्या हुआ होगा, कब हुआ होगा, है ना। जैसे आपका जो मैक्रोफेज है उसका माइग्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है, फिब्रोब्लास्ट जो है उनका प्रोलिफरेशन हुआ है या नहीं हुआ, कोलाजन है उसका डिस्पोजिशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये सारी चीजें हमको कहाँ पता चलेगी? हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में। तो इफ यू वांट टू फाइंड द एज और एस्टिमेट द एज ऑफ द वुंड, द बेस्ट वे इज द histopathological examination. Okay, now let's move to the next question. Which histological finding? Now why we are talking about histology so much? Because we are doing questions from tissue as biological evidence. तो tissues की जब हम बात करते हैं तो हमने पढ़ा था कि histological examination सबसे अच्छा तरीका है confirmatory test के तौर पर, ठीक है। तो which, क्योंकि presumptive तो हम उनके बेसिस जनरल बेसिक कैरेक्टर्स के बेसिस पे भी कर लेते हैं, histological examination important है। तो which histological finding is most suggestive of an एंटीमॉर्टम इंजरी रादर देन पोस्टमॉर्टम इंजरी? एंटीमॉर्टम का मतलब जब जीवन था, जो विक्टिम था उसके शरीर में जब तक लाइफ थी तो वो एंटीमॉर्टम, उस समय जो चोट लगी वो एंटीमॉर्टम, लेकिन जब डेथ होने के बाद जो चोट लगी या इंजरी हुई वो पोस्टमॉर्टम है, ठीक है। तो इसमें से कौन सी ऐसी हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग है जो बताती है कि भाई जो इंजरी है वो पोस्टमॉर्टम है या एंटीमॉर्टम, यानी जान जब तक जो विक्टिम थे उनके शरीर में लाइफ थी उससे पहले की इंजरी, या लाइफलेस जब वो हो गए उसके बाद की इंजरी, है ना। तो याद रखेंगे कि जो लिविंग टिश्यूज होते हैं, ठीक है, उनमें ही आपको ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स देखने के लिए मिलते हैं। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है वो लिविंग टिश्यूज ही जनरेट कर सकते हैं, है ना। फिब्रोब्लास्ट है, न्यूट्रोफिल्स है, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो अगर आपको इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देखने के लिए मिल रहा है, मतलब लिविंग टिश्यू रहा होगा तभी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देखने के लिए मिल रहा है, नहीं तो नहीं देखने के लिए मिलता, ठीक है। तो अगर इन्फ्लेमेटरी सेल इन्फिल्ट्रेशन देखने के लिए मिल रहा है मतलब एंटमॉर्टम इंजरी है, मतलब जीवन काल के दौरान जो इंजरी हुई है वो रही होगी, ठीक है। क्योंकि लिविंग टिश्यू है तभी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट हो सकता है, मैक्रोफेज आएंगे या न्यूट्रोफिल्स आएंगे, तभी आएंगे जब सेल जो टिश्यू था वो कैसा था, लिविंग था, ठीक है। इसलिए तो इंजरी क्या हो जाएगी, एंटीमॉर्टम। ओके, और अगर इन्फ्लेमेटरी सेल इन्फिल्ट्रेशन नहीं दिख रहा है तो पोस्टमॉर्टम इंजरी। समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। A decomposed muscle fragment is recovered from a crime scene. Which forensic examination offers the highest discriminatory power for individual identification? जो घटना स्थल है वहां से एक डिकम्पोज्ड मसल फ्रेगमेंट मिला, ठीक है। तो हमको क्या आइडेंटिफाई करना है, इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन करना है। तो इनमें से कौन सा जो टेक्निक है वो सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं सूटेबल होगा। तो यहाँ पे क्योंकि इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन की बात है, जहां पर भी इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन की बात है भाई वहां डीएनए प्रोफाइलिंग से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। टिश्यू टाइप आपको हिस्टोलॉजी से पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आपसे इंडिविजुअल के बारे में बात पूछी जा रही है कि भाई इंडिविजुअल आइडेंटिटी प्राप्त करनी है तो फिर डीएनए प्रोफाइलिंग। हिस्टोलॉजी से टिश्यू का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, लेकिन डीएनए प्रोफाइलिंग से इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। इस बात को ध्यान से समझना है, देयर इज वेरी वेरी थिन लाइन ऑफ गैप कि आपको कंफ्यूज कर सकता है ये, ठीक है। तो डीएनए प्रोफाइलिंग क्यों होगी, क्योंकि हमको इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन करना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। The presence of fibroblast proliferation and collagen deposition in a wound indicates which stage of healing? Presence of fibroblast proliferation अभी हमने बात की थी, यहाँ ध्यान से समझिएगा, हमने बात की थी भाई कि अगर आपके पास लिविंग टिश्यू है तो लिविंग टिश्यू में ही आपको इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि फिब्रोब्लास्ट का प्रोलिफरेशन हो गया है, ठीक है, साथ में कोलेजन का भी डिपोजिशन हो गया है वुंड के आसपास, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि भाई इंजरी तुरंत हुई होगी तो फिब्रोब्लास्ट का प्रोलिफरेशन या कोलेजन डिपोजिशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये पोस्टमार्टम चेंज भी नहीं है, क्योंकि भाई इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देखने के लिए मिल रहा है तो पोस्टमार्टम चेंज तो हो नहीं सकता है, एक्यूरेट हेमरेज का भी जो है वो केस नहीं है। तो ये इंडिकेट करता है
हीलिंग फेज की, अब वुंड जो है वो हील हो रहा है, फिब्रोब्लास्ट बन गए एंड साथ साथ में कोलेजन का डिपोजिशन भी हो गया. सो दिस इज द हीलिंग फेज ऑफ द healing stage of we can say the healing phase of the wound. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं with the next question. Which laboratory technique uses an antigen antibody interaction to identify tissue specific protein? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं पीसीआर, हिस्टोपैथोलॉजी या इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री या इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है. तो आईएचसी इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री जो है वो एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन का इस्तेमाल करती है टू आइडेंटिफाई टिश्यू स्पेसिफिक प्रोटीन्स. ओके, दिस इज वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन एंड इजी वन. ओके, नाउ अ skeletonized body is recovered after several years, बहुत सालों बाद मिली. Which bone is generally preferred for obtaining high quality nuclear DNA for STR profiling? देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भाई ये जो बॉडी है ना ये बहुत दिनों बाद मिली है, कह रहा है आपसे रिकवर्ड आफ्टर सेवरल इयर्स, तो कौन सी बॉडी यूज की आपकी, सॉरी कौन सी बोन जो है वो यूज किया जाएगा, पटेला, फीमर, क्लेविकल या स्कैप्यूला. ठीक है, बहुत सालों बाद मिला है, इस बात का हमको ध्यान रखना है. ठीक है, तो याद रखिएगा कि फीमर के बाद बात, अगर आप फीमर के बारे में बात करते हो तो फीमर इज वी कैन से दैट इट हैज इट इज अ थिक कॉर्टिकल बोन. ठीक है, तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का इस बोन पे सबसे ज्यादा कम असर पड़ता है. अगर आप इस बोन के बोन मैरो के बारे में भी बात करो तो वो एक्सीलेंट सोर्स है आपके न्यूक्लियर डीएनए का. ठीक है, और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का भी, बिकॉज बीइंग कॉर्टिकल बोन जो है इसकी, उसकी वजह से इस पे सबसे ज्यादा कम असर पड़ता है, इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगी आपकी फीमर बोन. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच बोन प्रोवाइड द हाईएस्ट एक्यूरेसी फॉर, अब पूछ रहे सेक्स डिटर्मिनेशन इन फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी. तो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको मैं आपको 1 मिनट का भी समय नहीं दूंगी, ये पेल्विस होता है, हमने पढ़ा है, बहुत ज्यादा पढ़ा है इसको. ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हुए द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच कंपोनेंट constitutes approximately 65 to 70, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, देखिए आपका जो बोन का 65 to 70% होता है, बोन का 65 to 70% है वो इनऑर्गेनिक मिनरल्स हैं. प्लीज इस बात को नोट कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये मैंने इंटेंशनली रखा है क्योंकि अगर ये ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल जाए ना, अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो आप इसका आंसर नहीं कर सकते. ठीक है, तो भाई 65 टू अगर 70% इनऑर्गेनिक है तो 30 to 35% जो है ना वो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स आपको मिलता है, जिसमें आपका टाइप 1 कोलेजन आता है. ठीक है, 30 to 35%, तो ये तो भाई करेक्ट ऑप्शन हो ही नहीं सकता है ना. यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक मिनरल्स है उसका जो आप कह सकते हो मैक्सिमम पार्ट है वो एक्चुअली बनता है हाइड्रोक्सी पेटाइट क्रिस्टल्स से. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है. सो विच कंपोनेंट कॉन्स्टिट्यूट्स अप्रोक्सीमेटली 65 to 70, अब ड्राई वेट की बात है तो वाटर तो नहीं आ सकता ना डेफिनेटली. Which component constitutes approximately 65 to 70% of the dry weight of the bone? So inorganic minerals, and उसमें से जो most prominent है वो है आपका हाइड्रोक्सीपेटाइट क्रिस्टल्स. अगर आपने इसको कभी नहीं पढ़ा, ये शब्द आपके लिए नया है, तो समझ लीजिए कि जो बोन की स्टिफनेस है, बोन की हार्डनेस है, बोन का जो रेजिस्टेंस है वो इसी क्रिस्टल की वजह से. इसको एक बार आप पढ़ के देखिएगा और नहीं समझ में आए तो मुझसे कमेंट्स के माध्यम से जरूर पूछिएगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अ हाईली बर्न्ड skeleton is recovered from a fire scene. अब हाईली बर्न स्केलेटन मिला है, न्यूक्लियर डीएनए जो है वो बहुत ज्यादा डिग्रेडेड है. ठीक है, सो विच जेनेटिक एनालिसिस इज मोस्ट यूजफुल फॉर आइडेंटिफिकेशन. अब कौन सी जेनेटिक, अब न्यूक्लियर डीएनए डिग्रेडेड है तो भाई माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस कर देंगे ना हम. ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बहुत सारी कॉपीज में हर सेल में प्रेजेंट रहता है. ठीक है, और न्यूक्लियर डीएनए की अपेक्षा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ज्यादा रेजिस्टेंट है. इट इज मोर रेजिस्टेंट टू डिग्रेडेशन एज कंपेयर्ड टू द न्यूक्लियर डीएनए, एंड दैट इज द रीजन व्हाई अगर आप कभी भी बर्न्ड केसेस हैं जहां पर भी, वहां पे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस किया जाता है. समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट था. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन मोस्ट स्ट्रांगली इंडिकेट एन एंटीमॉर्टम फ्रैक्चर. एंटीमॉर्टम फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है मैडम, जो लाइफ, जब किसी विक्टिम के बॉडी में लाइफ थी उस समय हुआ फ्रैक्चर की बात है. ठीक है, तो भाई कौन सा ऑब्जर्वेशन है जो एंटीमॉर्टम फ्रैक्चर यहाँ पे बताएगा. क्लीन फ्रैक्चर लाइन विदाउट ब्लीडिंग,
ड्राई फ्रैक्चर, कैलिस फॉर्मेशन अराउंड द फ्रैक्चर, ड्राई फ्रैक्चर मार्जिन और एब्सेंस ऑफ इन्फ्लेमेटरी। देखिए ड्राई फ्रैक्चर मार्जिन है तो पोस्टमार्टम इंजरी है, एब्सेंस ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, क्लीन फ्रैक्चर है, ब्लीड नहीं कर रहा है बट तो भी एंड पोस्टमार्टम है। लेकिन अगर कैलिस का अनडिफरेंशिएटेड सेल मास का फॉर्मेशन हो रहा है अराउंड द फ्रैक्चर, मतलब भाई लाइफ है, राइट, लाइफ है। सो दैट इज द रीजन बाय एंटीमोर्टम फ्रैक्चर को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कैलिस फॉर्मेशन अराउंड द फ्रैक्चर। ठीक है, चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग फोरेंसिक एग्जामिनेशन एपिफिजियल फ्यूजन इज इवेल्युएटेड प्राइमरीली फॉर एस्टिमेटिंग। अब भाई देखिए ये हमने जब आपका बोन पढ़ा था तब इसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि जो एपिफिजियल फ्यूजन होता है बोन का, तो एजेस जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है एक एज प्रिडिक्शन इसके माध्यम से किया जाता है कि बोन्स जो है वो आपस में फ्यूज होती हैं। ठीक है, तो आपसे अगर हम पूछते हैं कि फॉरेंसिक एग्जामिनेशन में एपिफिशियल फ्यूजन जो होता है बोन का उसे क्या एस्टिमेट किया जाता है, तो उससे की जाती है एज एस्टिमेट। समझेंगे आप इस बात को, हर एज में जो फ्यूजन है उसका अमाउंट और परसेंटेज अलग अलग होता है, इसीलिए एज के एस्टिमेशन के लिए एपिफिशियल फ्यूजन को प्रेफर किया जाता है। ओके, सो यस एवरीवन, दैट वाज अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन। आज का सेशन का ड्यूरेशन थोड़ा सा ज्यादा हो गया बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आज हमने पढ़ी हैं। आई होप आपको ये सब पढ़ के मजा आया होगा। प्लीज अपना फीडबैक मुझसे शेयर कीजिए, नोट्स के प्रति आपका जो रिस्पॉन्स है उसके लिए मैं बहुत बहुत हम्बल्ड हूँ। थैंक यू सो मच एंड it encourages us to create something more better for you all for the remaining units। तो देखिए जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, टोटल 5 यूनिट्स हैं, तो टोटल 5 यूनिट्स आपको जस्ट 400 रुपीज में मिल जाएंगी। एक यूनिट यहाँ पे आपको 100 रुपीज में मिल रही है। जो लोग एक यूनिट खरीद चुके हैं दे ओनली नीड टू पे रुपीज 300। वी हैव द कंप्लीट लिस्ट। ठीक है, अगर आपने यूनिट 1 खरीदा हुआ है फॉर रुपीज 100 तो रिमेनिंग 4 यूनिट्स आपको सिर्फ 300 रुपीज में मिलेंगी, बिकॉज टोटल 400 रुपीज में आपको 5 यूनिट मिल रही है। ठीक है, अभी वी आर प्रोवाइडिंग ओनली यूनिट 1 नोट्स। ठीक है, आपके बहुत सारे फीडबैक मैंने लिए और टिल डेट अभी भी अगर कोई मुझसे नोट्स ले रहा है यूनिट 1 के तो मैं उनसे बोलती हूँ कि आप अपना फीडबैक शेयर कीजिए, बिकॉज जुलाई के एंड तक जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है जो रिमेनिंग यूनिट्स हैं उनके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो उनमें जो भी नेसेसरी चेंजेस हैं उनको करने का प्रयास हम करें आपके फीडबैक के माध्यम से। तो आप यूनिट 1 के नोट्स आप जितने लोगों ने भी लिए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे फीडबैक नहीं दिया, तो प्लीज आप अपना फीडबैक दीजिए, बिकॉज वो हेल्प करेगा हमें कि जो रिमेनिंग यूनिट्स है वो आपके अनुसार तैयार की जा सके। एक फॉन्ट साइज का जो कंसर्न था वो आया था, लेकिन पता है आपको बहुत सारे ऐसे लोग हैं प्रिमिटिव स्टेजेस में जिन्होंने नोट्स खरीदे उस समय फॉन्ट साइज छोटा था, तो कई बार जब लोग मोबाइल से पढ़ते हैं ना तो बहुत छोटा फॉन्ट साइज होता है तो पढ़ नहीं पाते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इश्यूज होते हैं पढ़ने में मोबाइल के द्वारा। ठीक है, तो इसलिए फॉन्ट साइज बढ़ाया गया, बट अब उसको मैं बैलेंस करने का प्रयास करूंगी। ठीक है, so thank you so much for following the series. Do not forget to like and drop down your comment, and thank you so much, and do not forget to prepare पार्ट ए ऑल्सो। एमपीजी के भी आप अच्छे से साथ साथ तैयारी करते रहिए उसकी भी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए। नमस्कार।